हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको सदिश की योग का फार्मूला ड्राइव करवाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ज्यामितीय विधि से कोई दो वेक्टर दिए हों तो उनका योग क्या होता है, वो भी ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने बताया था। उसमें त्रिभुज का नियम और त्रिभुज विधि या त्रिभुज का नियम और एक समांतर चतुर्भुज के बारे में आपको बताया गया था। त्रिभुज में आपको बताया गया था कि दोनों वेक्टर को हम विस्थापित करके एक जगह पर यानी कि एक का अग्र सिरा और एक का पश्च सिरा कर लेते हैं और उस त्रिभुज को पूरा कर देते हैं तो जो तीसरी भुजा त्रिभुज की बनती है वही उस वेक्टर का योग कहलाता है। ये त्रिभुज विधि में बताया गया था। और समांतर चतुर्भुज विधि में बताया गया था कि जो दोनों वेक्टर आपको दिए रहेंगे उन वेक्टर को हम पश्च सिरे को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद में जो बनेगी आकृति उसको हम समांतर चतुर्भुज का रूप देंगे यानी निर्माण करेंगे। तो और फिर उसका विकर्ण खींचेंगे और जो विकर्ण होगा वही उस वेक्टर का क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा, जो दोनों वेक्टर आपको पहले से दिए रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमको कोई दो वेक्टर दिए रहेंगे, उनके बीच कितने अंश का कोण है वो भी दिया रहेगा, तो उनका योग कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग फार्मूला ही ड्राइव करेंगे, वो बार बार तरीका पूरा नहीं लगाया जाता है। फार्मूला क्या आएगा दो वेक्टर के योग का, यदि आपको दोनों वेक्टर दिए हों या दोनों वेक्टर का परिमाण दिए हों और उनके बीच का कोण दिया हो तो आप लोग उनका योग का परिमाण कैसे लिखेंगे, तो वो फार्मूला हम लोग आज प्राप्त करेंगे। मैथमेटिकल मेथड है, हम लेते हैं तो आप लोग ध्यान से समझिए, समझ में आएगा। माना कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं और उनके बीच जो कोण है वो थीटा है। अगर वेक्टर ए का कहा जाए परिमाण कितना है तो वेक्टर ए का परिमाण ए और वेक्टर बी का परिमाण बी। वेक्टर ए केवल लिखा जाता है चित्र में, प्रश्न में, लेकिन जब गणितीय संक्रिया यूज किया जाता है तो वहां पर उसका परिमाण लिया जाता है, ना कि वेक्टर ए को जोड़ेंगे वेक्टर जो ऐसे करके इसका वर्ग करेंगे, तो इसका परिमाण लिया जाता है। तो अभी आप आगे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यानी कि कोई वेक्टर ए दिया है, कोई वेक्टर बी दिया है, उनके बीच का कोण थीटा दिया है, तो हम उसका योग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को बनाते हैं और उनके बीच में कोण थीटा करते हैं। तो ये कोई है, यहां बनाते हैं, ये कोई वेक्टर ए है और ऐसे कोई वेक्टर बी है और उसके बीच में कोण जो है वो थीटा दिया गया है। फिर कहा जा रहा है अब यही आपको इसका योग ज्ञात करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज वाले में हमने बताया था कि ऐसे दो वेक्टर हैं तो उनका एक क्या कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींचते हैं। वही विकर्ण जो होगा, विकर्ण की जो लंबाई होगी वही आपके योग का परिमाण होगा, यानी जो विकर्ण रहेगा वही इन दोनों का परिणामी वेक्टर आर कहलाएगा। इसके पहले वीडियो में बताया था। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज पूरा करते हैं। समांतर चतुर्भुज पूरा करने के लिए और सबको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी और इसी को हम लोग ऐसे एक परिणामी खींच देते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था ऐसे यहाँ तीर का निशान रहेगा और ये क्या कहलाएगा, वेक्टर आर। यही क्या है, वेक्टर आर परिणामी है, लेकिन आर की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। अब देखिए थोड़ी और हम रचना करते हैं इसमें, इसको और आगे बढ़ा देते हैं डॉटेड लाइन से ही और यहां से इस पर एक लंब डाल देते हैं। ये लंब डाला गया है। अब देखिए अगर जैसे ये है जितना समांतर इसके समांतर ये है, तो अगर यहाँ झुकाव कोण थीटा है, ऐसे देखिए थीटा है, तो यहाँ भी ऑलरेडी थीटा होगा। बात समझिए। तो
अब देखिए यहाँ पर जो इन दोनों का योग है या योग का परिमाण है वो r है। यानी अगर हमको r पता चल जाए तो आपको इन दोनों वेक्टरों का योग का परिमाण हम लोग लिख सकते हैं। अब वेक्टर r कैसे पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, अगर ध्यान से देखो इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं हम, o मान लेते हैं, p मान लो, इसको q मान लो, इसको यस मान लो, r नहीं मानेंगे कि r यहाँ वेक्टर में माना जा चुका है, तो यहाँ हम t मान लेते हैं। अगर समझ में, तो अब क्या है देखो ध्यान से, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, और इस समकोण त्रिभुज में O और S हमको पता है, O और S वेक्टर r प्रदर्शित हो रहा है, मान कितना होगा r होगा, O और S की दूरी कितनी है r है, वेक्टर r से दिखाया गया है तो परिमाण r होगा। तो ये क्या है, कर्ण पता है, और इसमें ये भी हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक वेक्टर a से प्रदर्शित है, तो O और P कितना होगा a होगा, यानी यहाँ से यहाँ का जो दूरी होगा वो a होगा। यानी ये और ये हमको पता चल जाए तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम OS का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसे भी हम लोग लिख देते हैं, ये यहाँ से लंब डाला गया है, तो ध्यान रखिएगा। तो लिखते हैं हम लोग त्रिभुज OST में, त्रिभुज OST में क्या होगा, OS स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर प्लस TS या ST लिखते हैं, ST स्क्वायर, ये क्या होगा, ये समीकरण एक मान करके हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब देखिए हमको क्या चाहिए, OT चाहिए और ST चाहिए, O और T में हमको OP पता है कितना है, A है, लेकिन PT नहीं पता है, TS भी नहीं पता, तो उसको हम पहले निकालेंगे फिर इसी में उठा करके रख देंगे। तो OS की जगह पे R लिख देंगे, इसका जो कुछ आएगा तो फिर सॉल्व करेंगे तो R बराबर ही आएगा, और R क्या है, वेक्टर A और वेक्टर B के योग का परिमाण है, वही हम लोग क्या करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। तो OT में चलते हैं, OT कैसे मिलकर के बना है, OP प्लस PT से मिलकर के बना है। और देखते हैं OP कितना है, A है, O और P वेक्टर A से दिखाया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का परिमाण या दूरी कितना होगा, अगर दूरी कहें तो A, परिमाण कहें तो A, तो ये OP कितना हो गया, A हो गया, और प्लस PT। आप देखो ये PT नहीं पता है हमको, P लिखा गया, अगर समझे। इसमें ध्यान से देखो, जितना ये होगा उतना ये होगा, अगर इसका परिमाण, इसको वेक्टर B से दिखाया गया है, परिमाण B होगा तो इसका भी परिमाण B होगा, अर्थात ये क्या होगा, B होगा। हम लोग लिख देते हैं, वेक्टर B से नहीं लिखे हैं लेकिन वैसे लिख लिए, आपको समझने के लिए लिखा नहीं जाता। तो PT ज्ञात करना है, ये क्या है, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बना है छोटा सा, देखो PTS, तो इसमें आधार ज्ञात करना है, यानी PT ज्ञात करना है, कोण पता है और ये भी ज्ञात है, यानी कर्ण ज्ञात है। तो इसमें हम लगा देते हैं क्या, cos थीटा। जैसे अगर हम इसमें cos थीटा लगाएं, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो PT अपान PS, यही तो, और PT हमको ज्ञात करना है तो PT रहने देते हैं, और PS कितना होगा, B होगा, B ही तो होगा। यहाँ से क्यों B होगा, क्योंकि जितना ये होगा उतना ही होगा, समांतर चतुर्भुज की भुजा, x का परिमाण अगर B है तो इसका भी परिमाण B होगा, यानी OQ का जितना परिमाण होगा उतना PS का परिमाण होगा, और वही क्या होगा, B होगा। और जब B होगा तो यहाँ से पक्षांतर करते हैं हम, तो PT बराबर क्या मिलेगा, B cos थीटा मिला, यहाँ से PT बराबर B cos थीटा, और यही PT बराबर B cos थीटा हम रख देंगे, तो ये जो OT का मान हमको पूरा पता चल गया है। तो इसको हम लोग यहाँ से मिटा करके यहीं पर डायरेक्ट लिख देते हैं, कैसे आया है वो हमने आपको बताया है। ये क्या आया, A प्लस PT का मान B cos थीटा आया था, यानी OT हम लोग प्राप्त कर ले गए, OT हमको मिल गया है। और क्या चाहिए, अब
OT पूरा पूरा मिल गया। अब हमको ST चाहिए, ST भी चलते हैं देखते हैं। ST ज्ञात करना है। अब ST ज्ञात करने के लिए इसमें क्या लगेगा, देखो ST हमको ज्ञात करना है, वो क्या है, लंब है। और कर्ण ही आपको पता है, आधार से मतलब नहीं रहेगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, लंब और कर्ण का अनुपात साइन थीटा। अगर इस त्रिभुज में देखो PTS में अगर हम साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, TS है, या ST लिखें, ST हम लोग क्या प्रयोग किए हैं, ST तो ST ही लिखते हैं, लंब बटे कर्ण। कर्ण माने PS और ST रहेगा, और PS कितना है, B है, तो ST बराबर कितना आएगा, B साइन थीटा। आएगा कि नहीं आएगा, तो यानी ST बराबर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, B साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम पूरा मिटा देते हैं, आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, डेरिवेशन भी इसका पूछा जाता है, कैसे आता है वो हमने बताया। फिर एक बार दोहरा देते हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज में OTS में, OST में या OTS में हम लोग क्या लगाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाए हैं। OS ही आपको ज्ञात करना है, क्योंकि R ही A और B का परिणामी योग का परिणामी माना गया है। तो OT में OT ज्ञात करना था, OT में हमको केवल OP पता था, PT नहीं पता था, तो इस त्रिभुज में हम लोग cos थीटा लगा दिए, तो cos थीटा लगा दिए तो PT बराबर भी cos थीटा आ गया, तो OP का मान A पता था। फिर हमको ST चाहिए, तो इसी त्रिभुज में हम लोग sin थीटा लगा दिए, sin थीटा लगा दिए तो ST/PS, ST PS का मान यानी B, अर्थात ST बराबर B sin थीटा आपको मिल गया। यही कर्ण केवल पता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो ST का मान हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या क्या आया था, B साइन थीटा। अब देखो OT और ST का मान हमको पता चल चुका है, तो हम सब उठा करके कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। ये सब आप नोट करते चलिए, हम मिटाते चल रहे हैं, क्योंकि आना भी चाहिए। बता देते हैं कैसे क्या आता है, फिर आप में हम रख देते हैं, यानी OT का मान A प्लस B cos थीटा, OT का मान, और ST का मान B sin थीटा। तो सबका मान हम लिख देते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में मान रखने पर, तो अब यहाँ से चलते हैं हम, ये OS स्क्वायर था, OS दूरी, अब परिमाण हम लिख देते हैं, इसको R स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलो OS स्क्वायर बराबर ऐसे लिखते हैं, OS स्क्वायर बराबर OT स्क्वायर, और OT का मान A प्लस PT का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ST का स्क्वायर। चलो OS का मान, OS को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर, परिमाण ले लिया, अब R ही का तो आपको ज्ञात करना है, A प्लस PT का मतलब A प्लस B cos थीटा, और उसका स्क्वायर A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस ST का स्क्वायर। ST का मान कितना है, B साइन थीटा है, B साइन थीटा का स्क्वायर। आगे इसे बढ़ा देते हैं हम, A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर आएगा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा 2AB cos थीटा प्लस 2AB cos थीटा आएगा। देख लीजिए किसका प्रसार हम कर रहे हैं, और फिर प्लस आएगा यहाँ पे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा। हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम लोग R ज्ञात कर रहे हैं। R क्या है, A और B का परिणामी है, योग का परिणामी है, तो R स्क्वायर बराबर, यहाँ से देखिए इसमें से और इसमें से हम लोग क्या करते हैं, B स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, A स्क्वायर यहाँ रहने देते हैं, स्क्वायर तो था ही, प्लस B स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बचेगा, ओह सॉरी, एक पॉइंट यहाँ गलत हो गया है, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए, नहीं तो
इसका प्रसार किए हम लोग ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका मान था। तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर यहाँ से निकाले तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर निकल गया तो यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। अभी और कुछ बचा है, अभी 2ab cos थीटा बचा है, तो 2ab cos थीटा हम लोग लिख देते हैं। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा आएगा। ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। अब देखते हैं क्या आता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आया। यही क्या है, यही आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। किसका स्टैंडर्ड फार्मूला, दो सदिशों के योग का आपका ये फार्मूला है। जब उनमें दो सदिश दिए रहे हों और उनके बीच का कोण जो है थीटा दिया रहा हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड फार्मूला कहलाता है। यही क्या है, फार्मूला है दो सदिशों के योग का। सदिशों के योग में हमने बताया था कि उसको साधारण गणित के नियम से जोड़ घटा नहीं सकते हैं। एक एग्जाम्पल देकर के हम बताते हैं, जैसे कोई, अभी इसको हम देखेंगे कैसे क्या होता है। जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु को 5 न्यूटन के बल से इधर की तरफ खींचा जा रहा है और 10 न्यूटन की बल से इधर की तरफ खींचा जा रहा है। आई बात समझ, तो बताइए इस पर रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो आप कहेंगे 10 इधर लग रहा है, 5 इधर लग रहा है, 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, 15 न्यूटन का फोर्स तो साधारण गणित का नियम कहाँ लागू हुआ, नहीं लागू हुआ ना। तो यहाँ पर देखिए यही है, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि एक वेक्टर ए यानी वेक्टर एफ फोर्स है। यहाँ पे एफ वेक्टर ए का मान 10 न्यूटन और वेक्टर बी का जो परिमाण है या मान है वो 5 न्यूटन है। और ये जो दोनों बल लग रहे हैं कितने अंश के कोण पर लग रहे हैं ना, तो जब कितने अंश के कोण पे यानी इनके और इनके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है वही जो है थीटा होगा। आई बात समझे, ये ऐसे एकदम सीधे सीधे खींचे जा सकते हैं और इस पर ऐसे भी तो बल लगाया जा सकता है। एक ऐसे खींच रहा है, एक इधर की तरफ भी खींच सकता है, तो यहाँ कोण कुछ दूसरा होगा। ऐसे खींच सकता है तो यहाँ को इनके बीच कोण कुछ दूसरा होगा। तो यही चीजें है ना, तो रिजल्टेंट जो होगा परिणामी वो उनकी इस फार्मूले से लिखा जाएगा। बात समझे, तो अब चलते हैं। तो हमने फोर्स का एग्जांपल दे करके बता दिया, अब थोड़ा मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा, जरूरी है। क्या आया, यदि कोई दो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण दिया है और उनके बीच का कोण दिया है और कहा जाए इन दोनों की योग का परिमाण या परिणामी वेक्टर कितना होगा उसको ज्ञात कीजिए, तो आप लोग क्या लिखेंगे, आर फॉर रिजल्टेंट होता है यानी परिणामी वेक्टर, और योग पढ़ रहे हैं तो योग का परिणामी वेक्टर आर यानी आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हम लोग यूज करेंगे। क्या आया फार्मूला आया आर बराबर, यहाँ वेक्टर नहीं है परिमाण है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ वेक्टर नहीं लगाया जाता, परिमाण लिखा गया है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आपको मिला है। जैसे कहा जाए कि वेक्टर ए का मान 5 है, 5 ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे कहा जाए कि जैसे किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल और 10 न्यूटन का बल लग रहा है तथा उनके बीच, दोनों बलों के बीच में 30 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 0 अंश का कोण, कुछ भी हो सकता है तो उस वस्तु पर परिणामी बल का मान कितना होगा, तो हम यही फार्मूला तो यूज करेंगे। आई बात सुनने, तो यही है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला। अब इसमें कुछ चीजें हम और देखते हैं। इसमें
और चीजें ये देखेंगे कि जैसे यदि थीटा बराबर 0 अंश, जो दोनों वेक्टर लिए गए थे, चित्र हमने फिलहाल मिटा दिया है, तो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। ये जो थीटा ए तो था, इसका मान अगर 0 हो यानी इन दोनों जो बल कार्य कर रहे हो किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हो, तो एक के ऊपर एक कार्य कर रहे हैं। अब 0 कभी होगा जब ये भी इसी के ऊपर कार्य होगा, दिशा भी वही होगा, परिमाण भी जरा सा भी इधर उधर नहीं लगेंगे। तो अर्थात थीटा बराबर 0 जब ऐसा होगा तभी होगा। कैसा होगा? जिसे वेक्टर ए है और ये भी कहाँ हो, इसी पर हो। तो आप जान सकते हैं व्यवहारिक जीवन में अगर किसी वस्तु पर कोई वस्तु है, ऐसे वस्तु का बल के एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो परिणामी बल कुछ ना कुछ होगा, जैसे कोण का लग रहा है। लेकिन अगर दो लोग वहीं इकट्ठा में पकड़ करके, जैसे ये खींच रहा है और ये भी इसी के साथ में उसी की दिशा में जरा सा बिना किसी कोण बनाए हुए एकदम सीधा खींच रहा है, तो इस पर सबसे ज्यादा बल लगेगा व्यवहारिक जीवन से। और आप फार्मूले से भी देखेंगे तो भी सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा। क्यों? अब ये थीटा बराबर 0 करते हैं तो इसमें रखेंगे, तब r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा यानी क्या होगा का 0, और cos 0 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसका मान कितना होगा? ये r स्क्वायर बराबर लिखा जा रहा है, नहीं अंडर रूट लगा तब r स्क्वायर बराबर, तो ये क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, और होल स्क्वायर लगेगा तो अंडर रूट कट जाएगा, होल स्क्वायर रहेगा ऊपर अंडर रूट लगा तो कट जाएगा। यानी वेक्टर r जो है कितना आया? a प्लस बी के योग के बराबर आया, और ये r मैक्सिमम बोला जाता है, r मैक्सिमम। यानी परिणामी वेक्टर दो वेक्टर का तभी अधिकतम होगा जब उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 होगा। बल का एग्जाम्पल देकर के हमने बताया, अगर इसी वस्तु को खींचना हो तो जैसे ये खींच रहा है वो भी उसी दिशा में एकदम से खींचे, और उसी दिशा में खींचेगा तो उन दोनों बलों के बीच में कोण 0 अंश का होगा, और जब 0 अंश का होगा तब कार्य जो बल होगा यानी परिणामी होगा इस वस्तु पर लगेगा वो सबसे ज्यादा लगेगा। देखो a प्लस बी का आया है, तो r मैक्सिमम कितना आएगा? a प्लस बी आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। 2-3 हम लोग देख लेते हैं तब कैसे ज्यादा होगा। और यही अगर 90 डिग्री पर लगे तब देखते हैं कि कितना कार्य होता है, मतलब कितना परिणामी बल लगता है इस वस्तु पर। तो हम इसको मिटा करके फिर लिखते हैं, या यहीं नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा जगह तो भी है, तो लिखते हैं ये भी थीटा बराबर 90 अंश। ये थीटा बराबर 90 अंश है, तो ये एक बल इस वस्तु पर एक बल ऐसे लग रहा है और एक बल कैसे लग रहा है? एक बल ऐसे लग रहा है, तभी तो 90 पूरा होगा इनके बीच में। 90 कहना है ना, 0 होता तो के ऊपर ये होता, ये भी इसके ऊपर होता है, 90 है। अब देखो 90 करते हैं तब क्या होगा? थीटा बराबर 90 करते हैं तो इस फार्मूले में भी 90 रखेंगे, तो r बराबर क्या आएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या आएगा? cos 90, और cos 90 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा 0 होगा। 2ab cos 90 ये पूरा 0 हो जाएगा, तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आएगा। देखो ये वैल्यू ज्यादा होगी कि ये वैल्यू ज्यादा होगी? वैल्यू यही ज्यादा होगी। ये आप कोई भी संख्या लेकर के देखो, दो जो संख्या लेकर के देखोगे तो उसको डायरेक्ट जोड़ोगे और वर्ग करके जोड़ करके फिर वर्गमूल निकालोगे तो ये क्या होगा? ये संख्या इससे कम हो जाएगा। यानी अगर आप दोनों बलों के बीच में कोण का मान बढ़ाते जाते हो तो इस पर जो योग होगा, परिणामी होगा, या जितना इस वस्तु पर बल लग रहा होगा वो कम होता जाएगा।
आई बात समझ में। तो इसको और इस कौन सा ज़्यादा वैल्यू, वैल्यू ये ज़्यादा है ये कम है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन और पढ़ेंगे। थीटा बराबर 0 पढ़ ले, 90 पढ़ ले, 180 पढ़ लेते हैं। 180 कब लगेगा, एक वस्तु पर एक बल उधर लग रहा है 180 कब होगा, और एक इधर लग रहा है, यानी वेक्टर भी कहाँ है, वेक्टर भी ऐसे इधर की तरफ खींच रहा है, तब इस पर बल कितना लगेगा। आई बात समझ में। ऐसे भी तो ज्ञान कर सकते हो, तभी तो थी इन दोनों के बीच में 180 अंश का कोण हो पाएगा, यही आपको देखना है। तो हम उधर दिखा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं। ये सेकंड कंडीशन था, यहाँ हम लोग थर्ड कंडीशन देखते हैं। यदि थीटा बराबर 90 180, थीटा बराबर 180 अंश। थीटा बराबर 180 अंश कब होगा, जब कोई वस्तु पर बल एक ऐसे लगेगा और एक ऐसे इधर की तरफ लगेगा, तभी तो इनके बीच में 180 अंश का कोण बन पाएगा। तो आप जानते हैं इस स्थिति में यहाँ पर सबसे कम बल लगेगा, परिणामी जो बल होगा इस वस्तु पर सबसे कम होगा। अगर ये 5 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन के बल के इधर खींच रहा है, तो ये क्या वस्तु पर कोई बल लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, 0 बल लग रहा है। और भी फार्मूले से देखोगे तब भी आएगा। अगर इधर 10 लग रहा है, इधर 5, तो इस पर कुल मिला करके 5 लगेगा, क्योंकि 5 और 5 निगलेक्ट कर देगा, तो 5 इसका आधा है, तो कुल मिला के इस वस्तु पर 5 ही न्यूटन का बल लगेगा। अगर देखो फार्मूले से निकल करके आएगा, तो इसको हम इस फार्मूले में रखते हैं। थीटा बराबर 180 अंश, तो आर बराबर आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos 180, और cos 180 का मान होता है -1, और जो -1 इसका मान रखेंगे तो यहाँ आगे अगर माइनस लग जाएगा। आर बराबर √a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है और ऊपर अंडर रूट लगा है, तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, यही आएगा। तो देखिए इसका ठीक विपरीत है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, चाहे यहाँ से समझ सकते हैं। तो सबसे कम कार्य किस कंडीशन में हुआ, तीसरे कंडीशन में सबसे कम कार्य हुआ है। तो इसको हम लोग जनरली सिंपल भाषा में आर मैक्सिमम लिखे थे, तो आर मिनिमम लिख सकते हैं। आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी। तो ऐसे देखते हैं, अगर 5 न्यूटन बल इधर लगता है तो 5, तो ए का मान 5 और बी का मान 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, तो परिणामी बल का मान 0 होगा। कब, जब दोनों वेक्टरों के बीच में, यानी परिणामी वेक्टर जो वेक्टर के योग का है वो 0 होगा। कब, जब इनके बीच में कोण कितना होगा, 180 होगा, और वेक्टर ए और बी का मान कम होगा, वेक्टर ए और बी का मान बराबर होगा। या अब देखिए, सबसे वेक्टर के योग में सबसे ज़्यादा परिमाण कहाँ मिल रहा है, 0 डिग्री पर, फिर 90 पर, उससे कम, मतलब धीरे धीरे घटता जा रहा है। अगर हम 180 पर पहुँचते हैं तो वहाँ सबसे कम मिल रहा है। अगर दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे तो यहाँ परिणामी वेक्टर शून्य हो जाएगा। अगला समझ में। तो ये सब हुआ पूरा का पूरा आपका फार्मूला वेक्टर के योग का, ऐसे दिया जाएगा और फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने होंगे। तो देख रहे हैं, कहीं यह दिया जा सकता है, कहीं cos थीटा भी दिया जा सकता है। जैसे ए दे दिया गया, बी दे दिया गया, आर दे दिया गया, cos थीटा भी ज्ञान करना है। एक चीज़ यहाँ छूट गया है, छूट रहा है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। जो वेक्टर आर था उसके बीच में भी एक कोण बनता है, तो परिणामी वेक्टर के बीच में, तो वो भी बताएंगे। इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। किसी को अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके हमको मैसेज करके बता सकता है। अगर समझ में आता है तो कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ हमको समझ में आया, तो आसानी होगी, हमको भी पता चलेगा कि आपको समझ में आता है। तो अब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपके वेक्टर एनालिसिस का शुरू हुआ है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ओके, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।